नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में डॉक्टर महेश वर्मा। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान करती है केंद्र सरकार और आज 21 जून है, यानी कि पूरे एक हफ्ता हो चुका है। और इस पूरे एक हफ्ते में किस तरह का बवाल हुआ और किस तरह का उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उसके साथ में बिहार में जो पूरा जवान हैं हमारे, जो आर्मी के लिए प्रयास कर रहे थे, अभ्यर्थी थे, उनके सपनों को किस तरह से धराशायी हो गए, वो एकजुट होकर उन्होंने उपद्रव मचाया। और उसके बाद में केंद्र सरकार को भी इस योजना में शिथिलता दिखाते हुए उन्होंने 21 साल की जो उम्र सीमा थी उसको 23 साल कर दिया गया। पूरे एक हफ्ता में किस तरह का घटनाक्रम रहा, इस पूरी योजना को लेकर किस तरह का दबाव रहा उन जवानों का, उन विद्यार्थियों का, उन अभ्यर्थियों का, सरकार आखिर क्या बैकफुट पे आई, क्या इस योजना को वापस लेगी, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे इस योजना से सरकार को और साथ ही सेना को क्या लाभ होगा या हानि होगी, और सरकार के साथ साथ इस देश की स्थिति इस समय कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके डेमोक्रेटिक भारत चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत उसे फॉलो और लाइक भी आप कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे हैं अग्निपथ योजना के बारे में। जी हां, सबसे पहले कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना जो लागू की है उसमें 4 साल का उसका कार्यकाल रहेगा और 4 साल के बाद में जो 25% होंगे उनको गुणवत्ता के आधार पर उनको नियमित किया जाएगा। और साथ ही ये भी दलील दी जा रही है कि इसमें किसी भी तरह का सेना में कहा जा रहा था कि अब रेजिमेंट सिस्टम जो जाट, राजपूत, गोरखा, सिख रेजिमेंट अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सब गलत है। आखिरकार ये तमाम जो रेजिमेंट है जाति के आधार पर यथावत बने रहेंगे। ये गुलामी के दौर में जब अंग्रेज थे उन्होंने देखा था कि यह जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा जटिल है और एक दूसरे का लोग शक्ल नहीं देखना चाहते, उनका छुआ नहीं खाना चाहते। फौज में अगर हमें दुश्मन से लड़वाना है इन फौजियों को तो हमें अलग अलग धड़ों में, अलग अलग रेजिमेंट में इनको बांटना पड़ेगा। उस समय रेजिमेंट का बनी, लेकिन आज क्यों बनी हुई है, इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरी बात है कि सरकार कह रही है कि जो अग्निवीर जो 75% जो निकलेंगे उनको हम बीएसएफ, आईटीबीपी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें उनको जगह दी जाएगी और 10% आरक्षण इसमें होगा। लेकिन सवाल उसमें भी सरकार से है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वहां पहले से ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है, तो 10% आरक्षण किस आधार पर होगा, क्या सरकार इसको सुनिश्चित कर पाएगी, इसको लेकर भी जो जवान है, अभ्यर्थी है, जो अभ्यास कर रहे हैं सेना में जाने के लिए, वो भी इस समय गफलत में। और इसका मुझे लगता है कि इसी वजह से पूरा बवाल कट रहा है। और तीसरा है कि मान लीजिए 2 साल बाद ये सेना की भर्ती का जो ऐलान होता है अग्निपथ योजना को लेकर, और जो बड़े बड़े सो कोल्ड जो बड़े घर के लोग हैं, जो टीवी, जो एसी के जो एसी के कमरों में बैठकर इस देश की प्लानिंग करते हैं और सोच रहे हैं कि जो लोग बच्चे इस समय उपद्रव मचा रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर खतरे में है, ये सब इस देश की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। सवाल मेरा यह है कि मान लीजिए यूपीएससी की भर्ती की परीक्षा 2 साल रुक जाती कोरोना काल के दौरान और सिर्फ 4 साल के लिए यूपीएससी की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी कि संविदा पर होती और कहा जाता कि आपको 11 से 12 या 20 लाख आपको मिलते और 4 साल बाद आप रिटायर्ड हो रहे हैं। तो क्या ये यूपीएससी के सिलेक्टेड जो इस समय आईएएस, आईपीएस या आईएफएस हैं, क्या वो इस तरह का आंदोलन नहीं करते या इस तरह का उपद्रव नहीं होता? क्या उनके सपने धराशायी नहीं होते? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके पेट पर लात पड़ी है। तो मुझे लगता है कि उन सपनों को जब टूट जाता है, कहा जाता है कि सपनों का मर जाना ही सबसे बड़ा होता है। इसीलिए और आज जो ये जवान हैं अग्निपथ योजना को लेकर उनमें गफलत है और संशय है कि आखिर केंद्र सरकार ने जो एक बना बनाया एक पूरा सिस्टम था सेना का, आर्मी का या नौसेना का, तमाम जो हमारी सेना का, उसको क्यों बदल दिया। इसीलिए ये उपद्रव या आगजनी हो रही थी। वहीं बात आती है कि सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की सरकारें हैं, पुलिस है, जो भी हैं वो इतना इन जो अग्निवीर जो होने जा रहे थे या सेना में भर्ती होने जा रहे थे, जो उपद्रवी थे, उन पर इतनी नरम क्यों थी। इसी पर एक बड़ा सवाल यह है कि जब 2018 के अंदर SC/ST एक्ट को केंद्र सरकार और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उसे कमजोर किया और उसे बहाल कराने के लिए 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था,
पूरे भारत में एक तरह से लगभग पूरा दिन 2 अप्रैल का आंदोलन में हो गया था और सरकार को वो जो SC/ST एक्ट को बहाल करना पड़ा। लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो पूरी तरह से जातिवादी था, सामंतीवादी था और कहा जाए तो तानाशाही था। उसमें तकरीबन बहुजन समाज के, दलित समाज के लगभग 11 बच्चे शहीद हुए थे। पुलिस का रवैया एक इस तरह सा था कि कोई भी दिखे वहां फायरिंग हुई थी और बहुत ज्यादा पुलिस का जो रवैया बर्बरता पूर्वक था। लेकिन इसमें बनारस के जो कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि ये अपने बच्चे हैं। ये बड़ा सवाल है कि ये अपने बच्चे हैं और जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन कर रहे थे वो अपने बच्चे नहीं थे। वहीं नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उसके बाद में जो उपद्रव हुआ और मुस्लिम समाज के युवाओं ने जो आंदोलन किया या उपद्रव मचाया या विरोध प्रदर्शन किया, यूपी सरकार ने जिस तरह से बुलडोजर चलाई 24 घंटे के नोटिस से पहले और बड़ी सख्त कार्रवाई करी। उनको पुलिस थानों में बड़ा बर्बरता पूर्वक मारा गया, पीटा गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया। क्या वो आपके बच्चे नहीं थे? क्या वो भारत के बच्चे नहीं थे? ये जातीय मानसिकता और धार्मिक मानसिकता हमारे अंदर भी जहर की तरह घुली हुई है। ये बड़ा सवाल है। वही है, मैं इसी मानसिकता पर बात करें, मंडल आयोग जब 1990 में के दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया, 27% ओबीसी को आरक्षित किया, उनको आरक्षण दिया। जो सवर्ण कम्युनिटी थी उन्होंने पूरे देश के अंदर यही तरह की आगजनी, रेल में आग लगाई, सरकारी बिल्डिंगों में आग लगाई, बसों में, टेम्पो में, जहां देखा वहां पर उपद्रव मचाया। लेकिन पुलिस का रवैया ऐसा ही था। उनका भी यही कहना था कि ये अपने बच्चे हैं। पुलिस उस समय शांत थी बहुत ज्यादा, उन्होंने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई नहीं करी। ये मानसिकता है। वहीं राम मंदिर का जब आंदोलन हुआ तो उसमें भी इसी तरह का पुलिस का नजरिया था और ये इनकी सोच थी। लेकिन उसी के उल्टे जब दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो यही पुलिस वाले, यही सिस्टम, यही सत्ता बर्बरता पूर्वक तानाशाही और जातीय धार्मिक मानसिकता को रखते हुए अपनी सत्ता का गुरूर दिखाते हुए उन्होंने जिस तरह की कार्रवाई की है वो जग जाहिर है। साथ ही बात आती है बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं या उनके महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कहते हैं कि सेना में जाने के लिए डिसिप्लिन और आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर जो अग्निवीर जो रिटायर्ड होंगे 4 साल के बाद में, जब वो रिटायर्ड होंगे तो हम उन्हें अपने बीजेपी कार्यालय में उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखेंगे। आप सोचिए कि जो एक 4 साल की नौकरी करके आता है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बड़ा डिसिप्लिन होगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट होगा, स्किल्ड होगा, उसके अंदर एक बहुत ही सेना में जो उसको सिखाया जाएगा, उसको बहुत जल्दी और भी जो सरकारी जो नौकरियां हैं वहां पर उसको नियुक्तियां मिल जाएंगी। लेकिन विजयवर्गीय साहब उन्हें अपने ही कार्यालय के अंदर एक गार्ड बनाकर रखने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसा भारत बनाएंगे? क्या ये फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों में क्यों नहीं आएगा? ये बड़ा सवाल है। शायद विजयवर्गीय अपने बच्चे के लिए या उन तमाम जो बीजेपी के या तमाम राजनीतिक पार्टियों के या जो बड़े सेठ हैं उनके बच्चों को एक बार फौज में भेज दें, जहां पर एक पल का किसी को विश्वास नहीं कि अगले पल क्या हो जाएगा और कितना पैसा मिलेगा। इस पर भी बड़ा संशय और बड़ा सवाल उठ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता, वो कहते हैं कि 20 से 25 लाख रुपए मिलेगा, जबकि जानकारी और पूरा मालूमात करने के बाद में हुआ कि उन्हें 3 साल उन्हें 21,000 रुपए और चौथे साल उन्हें 28,000 रुपए महीना मिलेगा। और जब वो रिटायर्ड होकर आएंगे उन्हें 11 लाख के आसपास, लगभग 10 से 11 लाख रुपए उन्हें मिलेगा। अब बताइए कि किस आधार पर वो 20 से 25 लाख रुपए बोल रहे थे। ये वही बात हुई जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, या देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। क्या अभी तक 15 लाख रुपए आपके खाते में आ पाए? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए ये पूरे गफलत का दौर चल रहा है लगभग 8 सालों से।
वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कहते हैं कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हम इस समय कॉन्टैक्ट लेस और अदृश्य दुश्मन से घिरे हुए हैं। इसलिए हमारी फौज और हमारी तकनीक और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हर दिन हमें बदलाव करने पड़ रहे हैं। हमें ऐसे जवान और ऐसा फौजी चाहिए जो इन तकनीकों पर तकनीक को समझ सके और फौज के अंदर वो सेट हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 4 साल की नौकरी में वो किस तरह से उन्हें अभ्यास किया जाएगा, किस तरह से उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका भविष्य सुरक्षित है। जबकि जब वो सेना से रिटायर्ड होंगे 4 साल के बाद में, उन्हें किसी भी तरह की कोई पेंशन नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई ग्रेजुइटी नहीं होगी और किसी भी तरह की उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी नहीं होगी। और साथ ही मेडिकल सुरक्षा के साथ साथ उन्हें कैंटीन जो आर्मी या जो सेना के अफसरों जवानों को मिलता है कैंटीन की सुविधा, वो भी नहीं होगी। तो आप समझें कि जो ये जवान जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके जहन में, उनके दिमाग में यही संशय है कि हमारी स्थिति क्या होगी। हमारी सामाजिक स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी और हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उस पर भी सवाल उठेगा। हम कैसे शादी ब्याह करेंगे, लड़की वाला जो है वो किस आधार पर हमसे रिश्ता जोड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। आखिरी में जो पूरा जो कॉन्क्लूज निकला है एक पूरे दिन का, ये पूरा अग्निपथ योजना को लेकर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है। जिस तरह से सरकार ने लेटर एंट्री करी आईएएसओ की, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी प्लानिंग के तौर पर लगाया है, जो प्लानिंग बनाएंगे और किसके लिए प्लानिंग बनाएंगे आप जग जाहिर है। बिना परीक्षा दिए जो जॉइंट सेक्रेटरी आईएएस बन रहे हैं, लगता है कि जो अग्निवीर जिनकी नियुक्ति की जाएगी उसमें कहीं गुप्त एजेंडा तो नहीं है। और किसका गुप्त एजेंडा है वो आप जानते हैं। हो सकता है, जानकार कह रहे हैं कि ये आरएसएस का गुप्त एजेंडा हो सकता है। जिस तरह से मीडिया का तो लगभग 90 से 95% हिंदूकरण और आरएसएसीकरण हो चुका है, ब्राह्मणीकरण हो चुका है। वहीं जुडिशरी का भी लगभग इसी तरह की स्थिति है। और वहीं बात की जाए पुलिस का, ब्यूरोक्रेट्स का और पूरे शिक्षा का भी, जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी वो इसी तरह की ब्राह्मणीकरण और आरएसएसीकरण करने जा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में फौज का भी आरएसएसीकरण नहीं करने जा रहे हैं, जिससे कि 25% उन्हीं को नियमित किया जाएगा जो वंदे मातरम और हिंदू राष्ट्र के लिए ही बात करेगा, और जो 75% जो बाहर निकलेंगे उनको भी छोटा प्रलोभन देकर अपने समूह में जोड़ने की क्या बात नहीं होगी। ये बड़ा सवाल है, ये गुप्त एजेंडा है। जिस तरह से इन 8 सालों में सरकार ने अपने तमाम एजेंडों पर वो लगातार काम कर रही है। आप सोचें कि नोटबंदी को एक दिन में, एक रात में प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि अब से 500 और 1000 रुपए का नोट चलन में नहीं होगा। कितनी अराजकता फैली, कितने लोग मरे, कितने लोग लाइन में थे। क्या इससे भारत की इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई? इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं है। जीएसटी को लेकर भी जो व्यापारी हैं, आर्थिक जगत के लोग हैं, उन्होंने भी लाखों सवाल उठाए। आप सोचें किसान आंदोलन को लेकर, जो किसान लगभग 1.5 साल तक दिल्ली के आसपास बॉर्डरों पर था, जहां -डिग्री पर वो आंदोलन कर रहे थे लगभग, और गर्मियों में लगभग 50 डिग्री में आंदोलन कर रहे थे। 3 कृषि जो कानून है, काले कानून, उनको लेकर सरकार ने शुरुआत में कहा कि ये अलगाववादी हैं, ये नक्सली हैं और ये खालिस्तानी हैं। लेकिन सरकार को किसान आंदोलन वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। ये स्थिति है आज के दौर में। जो सरकार से सवाल पूछेगा महंगाई पर, तेल के जो पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, इन तमाम के रेट बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत जो पूरा बाजारीकरण होगा, उस पर अगर कोई सवाल पूछता है तो वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और उसके घर पर बिल्डोजर चल जाते हैं। ये बड़े सवाल हैं जो मीडिया नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इस समय गोदी में हो चुका है। लेकिन हमारे जैसे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वो लगातार सरकार से, सिस्टम से और इस जो हिंदू, कट्टर हिंदूवादी, जो ब्राह्मणीकरण जो सिस्टम इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, उनसे वो सवाल पूछ रहे हैं। यही सवाल अगर ये बच्चे उस दौर में पूछते जिस दौर में हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब
इन बच्चों के पेट पर लात पड़ी है, तो अब ये सवाल भी पूछ रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक भारत की तरफ से मैं इन तमाम जवानों को, इन तमाम बच्चों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचाएं, क्योंकि अंततः ये आपकी ही संपत्ति है, आपके ही द्वारा टैक्स से दिया हुआ ही रेल है, प्लेटफॉर्म है, बस हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं। अगर आप इसका नुकसान पहुंचाते हैं तो ये कहीं ना कहीं देश को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्या करें, ये भविष्य का सवाल है। पेट पर लात पड़ी है और बच्चे जिस तरह से गफलत में हैं और गुस्से में हैं, वो अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पूरी योजना पर एक बार पुनः सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये योजना राष्ट्रहित में है या नहीं है, इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। तो साथियों, आप अपनी राय और अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखें, क्योंकि ये 7 दिन का निष्कर्ष निकला है कि इस पूरे 7 दिन के अंदर अग्निपथ योजना को लेकर क्या क्या मोटे बड़े बड़े सवाल उठे हैं। तो दीजिए इजाजत, शुक्रिया।